तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और आज की क्लास हमारी कहां से शुरू होने वाली है? आज की क्लास दोस्त शुरू होने वाली है अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 होता क्या है, उसके बाद समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता, समानता और समता में क्या अंतर है, और इसके बाद ये आया कहां से, कौन कौन सी इसमें विशेषताएं हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। क्लियर? क्या शुरू करेंगे? समता का अधिकार हम लोग शुरू करेंगे। क्लियर? अब समता क्या होती है? समता का मतलब होता है दोस्त इक्विटी। क्लियर? क्या होता है? इक्विटी या फिर इक्वलिटी, है ना? क्या होता है? इक्वलिटी, यानी कि आपको सबके बराबर माना जाए। क्लियर? किसके बराबर? जो भी जनता है, संपूर्ण जनता के बराबर माना जाएगा। किसको? जो भी लोग यहाँ पर रहेंगे। क्लियर? अब देखो, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 जो है, ये किसको मिला है? ये अगर आप देखेंगे तो ये नागरिक को भी प्राप्त है भारत में। ठीक है, नागरिक को भी प्राप्त है, और जो विदेशी आते हैं उनको भी प्राप्त है। यानी कि यहाँ पर जो विधि है, विधि मैंने क्या बताया था कल, जो लॉ होता है, कानून होता है, उसको हम विधि बोलते हैं। तो विधि के समक्ष, ठीक है, यानी कि कानून के सामने, समता मतलब बराबर, तो कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? ये कौन सा अनुच्छेद बता देता है? ये बताता है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। क्लियर? अब अगर आप एकदम से देखना चाहेंगे कि इस अनुच्छेद में एग्जैक्टली क्या बोला गया है, तो एग्जैक्टली बोला गया है कि राज्य, राज्य मतलब केंद्र। हमेशा से मैं बताते आ रहा हूं कि राज्य का मतलब क्या होगा यहाँ पर? राज्य का मतलब हमेशा यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे? केंद्र गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या बताया गया? बताया ये गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्लियर, क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? वो राज्य क्षेत्र, यानी कि पूरे देश में, अनुच्छेद 12 में आपने क्या पढ़ा था? राज्य की परिभाषा। तो राज्य क्षेत्र यही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो क्या हो? विदेशी हो, तो किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने जो है वो समानता प्रदान करेगी, समान संरक्षण प्रदान करेगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। क्लियर? गुड इवनिंग, राधे राधे, कीर्ति, अनन्या, सभी लोग को नमस्कार। आइए अब आगे आते हैं। तो ये चीज पता चली। ठीक है, अब यहाँ पर दो कैटेगरी है। एक होती है विधियों का समान संरक्षण। क्लियर? क्या होता है? एक विधियों का, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। क्लियर? और एक होता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक, तो यहां पर क्या है? एक कानूनविद थे, जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था ए वी डायसी। क्या नाम था इनका? ए वी डायसी। तो इन्होंने रूल ऑफ लॉ, ठीक है, क्या बताया? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन, इन्होंने ये चीज बताया था। क्लियर है? ठीक है, ये चीज उन्होंने बताया। तो आप देखिए, ये ब्रिटिश परंपरा से प्रेरित है। कौन? विधि के समक्ष समता। और जब आप विधियों का समान संरक्षण देखेंगे, तो वहां पर आप क्या देखेंगे? वहां पर आप देखेंगे कि वो कहां से है? वो अमेरिकी परंपरा से प्रेरित है। क्लियर? अब ये क्या है? इसमें नकारात्मक स्वरूप है। नकारात्मक कैसे है? क्योंकि यह राज्य या दो नागरिकों के बीच कोई विशेष दर्जा नहीं देता है। ठीक है, क्या है ये? विशेष दर्जा नहीं देता है। ना किसी व्यक्ति को विशेष दर्जा देगा, ना ही किसी राज्य को, ना किसी कंपनी को, ना फर्म को। क्लियर है ये बात?
कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, और ये अनुच्छेद 14 में आपका जो समान विधि का शासन है, ये अवधारणा किससे ली गई है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली गई है। कौन सी वाली? विधि के समक्ष समता। ठीक है, हमने कौन सा लिया? विधि के समक्ष समता को लिया है। हमारे कानून में किसी भी दो नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप आगे आएंगे और पढ़ेंगे विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, तो ये कहां से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। ठीक है, और ये कैसी है? एक सकारात्मक अवधारणा है, पॉजिटिव इंटेंशन है इसमें। ठीक है, कैसे? अब देखिए, इसको समझिएगा। सकारात्मक अवधारणा कैसे है? तो यहां पर आप जब देखेंगे तो इसमें क्या बताया गया कि एक कोई समान परिस्थिति है। ठीक है, समान परिस्थिति है। क्लियर? तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। क्लियर? क्या किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा। क्लियर? ये क्या बताता है कि राज्य जो है वो अपने विवेक के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। तो जब आप भारत में देखेंगे, आप लोगों को एक चीज पता होगा, गरीबी रेखा ना? क्या पता होगा? गरीबी रेखा। और यहां पर इसके ऊपर लोग होते हैं, इसके नीचे लोग होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जब गरीबी रेखा के नीचे लोग होते हैं, तब क्या होता है? सरकार कुछ इनको विशेष सुविधा देती है। क्या देती है? विशेष सुविधा देती है ना? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फ्री का अनाज बंटता है ना? फ्री का अनाज बंटता है। जो और क्या है? इलाज वगैरह मिल जाता है फ्री में। योजनाएं आती हैं गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन जी रहे हैं उनके लिए। तो ये क्या होता है? ये सारी चीजें होती हैं। कैसी? ये सारी चीजें होती हैं किसके? राज्य के विवेक पर। यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो वो वर्गीकरण लोगों में कर सकता है। उसको हम भेदभाव नहीं मानेंगे। ठीक है, हम उसको भेदभाव की संज्ञा बिल्कुल नहीं देंगे। वो भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है बात? आ गया समझ में? ठीक है, चलिए आगे आएंगे। आगे अब इसको समझिएगा। ठीक है, समझना क्या है? इक्वलिटी, इक्विटी और जस्टिस। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, इक्वलिटी मतलब क्या हो जाती है? समानता। ठीक, क्या हो गया ये? समानता। इक्विटी का मतलब हुआ समता, और जस्टिस का मतलब हुआ न्याय। ठीक है, क्या मतलब हुआ? न्याय। क्लियर? ये तीन चीजें होती हैं। डन? अब इसमें देखिए, यहां पर आपको ये चित्र दिख रहा है बढ़िया से। क्लियर? अब यहां पर जब आप देखेंगे, है ना, तो यहां पर तीन व्यक्ति हैं। एक इतना लंबा है कि वो बहुत ऊपर तक देख सकता है, फिर एक इतना लंबा है कि वो बस देख सकता है, और एक इतना लंबा है कि वो देख ही नहीं पा रहा है। समानता का मतलब क्या हुआ? कोई योजना आई, है ना, उसमें भेदभाव नहीं किया गया कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। वो क्या किया गया? वो योजना, वो लाभ सबको बराबर बराबर यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स सबको दे दिया गया। क्लियर? ठीक है, तो ये प्रावधान है किसका? समानता का। क्लियर? लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और इक्विटी को देखेंगे, इक्विटी क्या है? समता। ठीक है, क्या है? समता है। क्लियर? तो जब आप समता को देखेंगे तो यहां पर क्या किया गया कि जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है। क्लियर? ठीक है, हमारा नाम नहीं लिए। भाई बोला था सौरभ गुड इवनिंग। माफी चाहते हैं, मतलब अगर मिस हुआ हो। बाकी नाम हम लिए थे, अगर नहीं लिए हैं तो अब ले रहे हैं। सौरभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है? इक्विटी में क्या होता है? समता।
यानी कि जिसको जितनी आवश्यकता है ना, जिसको जितनी आवश्यकता है हम उतना उसको प्रदान करेंगे। तो ये कहां पर है? ये भारत में है। जैसे हमने बनाया गरीबी रेखा और फिर हमने बनाया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस प्रणाली, और इसमें हमने क्या बोला, हम फ्री में अनाज देंगे, है ना। हालांकि ये फ्री नहीं होता, 5-10 रुपए किलो होता है। तो हमने क्या बोला, हम अनाज देंगे, ठीक है। तो अनाज क्यों देंगे? कि हम उन व्यक्तियों को देंगे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, इनको हम बीपीएल कार्ड धारक बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। तो बिलो पॉवर्टी लाइन को हम क्या बोलेंगे? गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। क्लियर? तो जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है उसके पास, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दोस्त, चलता है, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए क्लास में, तभी मजा आती है ना। अब मैं एक तरफ से कथा जैसा बांसते चले जाऊं, आप लोग सुनते चले जाओ, फिर बाद में ताली बजा के उड़ जाओ, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो मतलब सही लगता है बीच बीच में ऐसा कमेंट जब आता रहता है ना, तो मुझे खुद भी मजा आती रहती है। तो जैसे कुछ लोग हैं, जैसे अनन्या हो गई, एक आयुष आता है, दीक्षा है, और सौरभ हैं, ये लोग लगातार कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, तो मजा आती रहती है। बाकी कमेंट मतलब आता रहता है तो पढ़ाने का जो फ्लो है वो मेंटेन रहता है। चलो आएंगे टॉपिक पर। तो मैं आपको क्या बताया कि भारत में क्या है, समता है, इक्विटी है। यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, एक रेखा बनाई, एक लिमिट बनाई कि इस लिमिट के नीचे जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, और इन व्यक्तियों को हम क्या देंगे, इन व्यक्तियों को हम फ्री में कुछ सेवाएं देंगे। जैसे फ्री में हर महीने अनाज दिया जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि उनको आवश्यकता है। तो जैसे यहाँ पर इनको आवश्यकता थी, एक बॉक्स पे ये बढ़िया से देख रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो बच्चा था, इसको एक बॉक्स पे नहीं दिख रहा था, तो इसको आवश्यकता थी 2 की, तो इसको 2 दिया गया। अब ये इसको यहाँ पर, अब यहाँ समता में क्या है, तीनों लोग आराम से मैच देख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन अगर आप न्याय की बात करेंगे तो न्याय क्या कहता है? न्याय ये कहेगा कि यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को ही हटा दिया जाए, है ना। न्याय क्या कहेगा, इस बाउंड्री को ही हटा दो, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो। एनटीपीसी का एनालिसिस 2 वीडियो हुई है, और आज पेपर था नहीं तो आज एनालिसिस हुआ नहीं। आप मेरे वाले चैनल पे जाके देखिएगा, तो 2 एनालिसिस वीडियो हुई हैं एग्जाम स्फीयर पे, और वहां से आने वाले पेपर में ना कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपका 101% जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि पहले दिन जो एनालिसिस कराया था मैं, तो वहां से अगले वाले दिन के पेपर में 2-3 क्वेश्चन आया था। जैसे पहले दिन मैंने सारा संविधान संशोधन उसमें कराया था, तो अगले दिन 105वां संविधान संशोधन पूछ लिया था। ठीक है, तो ऐसे मैंने चुन चुन के बहुत सारी मतलब चीजें कराई हैं, आप उनको देख सकते हैं। अच्छा पेपर गया मेरा एनटीपीसी का, चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपका अच्छा पेपर गया है तो। बाकी एनालिसिस आपको देखना है ना, तो मेरे एग्जाम स्फीयर वाले चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, 2 वीडियोस हुई हैं। और अब जब अगला एनटीपीसी का एग्जाम होगा तो फिर से कंटिन्यू करेंगे उसको, क्योंकि आज और कल 2 दिन एनटीपीसी का शायद एग्जाम नहीं है, तो 2 दिन नहीं है तो बिना एग्जाम के एनालिसिस होता नहीं है। 2 दिन एग्जाम हुआ है, 2 एनालिसिस के वीडियोस उस पे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इक्वलिटी, इक्विटी और जस्टिस, ये तीनों चीज समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है? आगे आएंगे। अब देखिए अनुच्छेद 14 में ये क्या है, विधि का समान संरक्षण, ये मैंने आपको बता दिया, ये अमेरिका से लिया गया है। तो भारत में दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया से समाहित किया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता भी है और विधियों का समान संरक्षण भी है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, क्या है? डेट देखिए, उसमें क्या होता है कि पेपर के कुछ दिन पहले ही पता चलता है। तो पेपर के 5-6 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि मतलब कब आपका एग्जाम है। ठीक है, 5 जून को था, तो 5 जून वाले को नॉर्मलाइजेशन का बढ़िया फायदा मिलेगा, क्योंकि जिसका एग्जाम जिस दिन शुरू हो रहा है और अगर पहले दिन पहले शिफ्ट में पड़ गया तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत फायदा मिलता है। तो सौरभ जी, आपका जो भी एग्जाम हुआ होगा
आप अपने वाले में कम से कम 5 से 7 नंबर और जोड़ के चलना, ये आपका बढ़ेगा अभी नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, फर्स्ट पेपर फर्स्ट शिफ्ट 101% बढ़ेगा ही। क्लियर, ये चीजें होती हैं। अब आइए टॉपिक पर, अपवाद को पढ़ते हैं। ठीक है, अपवाद क्या क्या है इसके, अपवाद क्या है अनुच्छेद 14 के। तो अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं, पहले सबसे पहला क्या है, अनुच्छेद 361 361। अब इसमें क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसमें क्या बताया गया कि जो किसी भी देश के राष्ट्रपति होंगे, मतलब किसी भी, क्या इंडिया के, ठीक है, किसी भी देश में हम अपना संविधान नहीं लागू कर सकते हैं, इंडिया के जो प्रेसिडेंट होंगे, है ना, क्लियर, जो प्रेसिडेंट होंगे और जो गवर्नर होंगे, ठीक है, दो लोग, ठीक, ठीक है। तो कौन कौन होंगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर। इन दोनों लोगों को जब ये अपने कार्यकाल पे हैं तो कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है, गिरफ्तारी या कारावास नहीं हो सकता है, ठीक है, और कोई भी सिविल कार्यवाही शुरू करने के पहले 2 माह का नोटिस अनिवार्य है। क्लियर। अब यहां पर देखो एक चीज समझना है, समझना यह है कि देखिए जो केस होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का। एक होता है आपराधिक, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, फौजदारी, ठीक है, क्या बोलते हैं, फौजदारी, आप लोगों ने सुना होगा। दूसरा होता है सिविल, सिविल का आप लोगों ने सुना होगा दीवानी, है ना, वो दीवानी प्रेम दीवानी वाला नहीं है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान देना, भटकना नहीं है टॉपिक से। क्लियर। अब फौजदारी में आता है जैसे मार पीट, है ना, हत्या, मर्डर, ये सारी चीजें, लूट डकैती, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो आपराधिक मुकदमा होता है कौन कौन सा, मारपीट, हत्या, लूट, डकैती। सिविल में क्या होता है, जैसे जमीन का विवाद है ना, अब जैसे जमीन का विवाद है तो वो क्या है, सिविल, सिविल में जाएगा, दीवानी न्यायालय में जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर जमीन के विवाद में लाठी चल गई तो वो फौजदारी में आ जाएगा। क्लियर, जैसे तलाक का मैटर हो गया, तो तलाक का मैटर कैसा हुआ, सिविल दीवानी न्यायालय में चलेगा। क्लियर है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर बता रहे हैं अनुच्छेद 361 में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पे आपराधिक कार्यवाही कोई नहीं की जाएगी, ठीक है, जब वो अपने कार्यकाल पर हैं। ये कार्रवाई कब की जाएगी, जब कार्यकाल इनका समाप्त होगा। ठीक है। अब आप में से किसी एक के दिमाग में तो ये आना चाहिए कि आखिर क्यों, क्यों राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कार्यकाल के दौरान कार्यवाही नहीं होगी। तो क्या राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो राज्यपाल किसी का मर्डर कर दे तो उसके ऊपर तो हम केस ही नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। कार्यकाल के दौरान तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना, कब 5 साल का वेट करेंगे सिर्फ केस करने के लिए कि अब ये राष्ट्रपति अपने पद से हटे तो इसके ऊपर केस किया जाए, है ना। तो इसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान, क्या है, क्षमादान। अब क्षमादान क्या होता है कि देखिए किसी व्यक्ति को सुप्रीम, देखिए पहले क्या होगा, लोअर कोर्ट चलेगा, फिर हाई कोर्ट चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर सजा दे दी। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, क्या है, प्रेसिडेंट हैं। क्लियर। अब प्रेसिडेंट ने किसी की हत्या कर दी, क्या कर दी, हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। तो अब मान लीजिए अभी ये अपवाद ना होता तो इनके ऊपर क्या होता, मर्डर का केस चल जाता, है ना, मर्डर का केस होता। क्लियर। अब ये राष्ट्रपति हैं, इनके पास एक बहुत अच्छी शक्ति है, वो है क्षमादान की शक्ति, इनके पास क्या है, क्षमादान की शक्ति। क्लियर। अब कोई भी केस होगा, मान लीजिए राष्ट्रपति को सुना दी गई फांसी की सजा, है ना, क्या सुना दी गई, फांसी की सजा। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे अच्छा ये बात है, मैं तो क्षमादान भी दे लेता हूं,
खुद को ही क्षमादान देके फ्री हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, खुद को क्षमादान देके फ्री हो जाएंगे, फिर पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या प्रावधान किया गया कि कार्यकाल के दौरान केस नहीं किया जाएगा, जब कार्यकाल समाप्त होगा तब केस करेंगे। अब जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो अब तो ये राष्ट्रपति रहे नहीं, तो जो क्षमादान की शक्ति थी ये भी क्या हो गई, खत्म। तो अब ये क्षमादान खुद को नहीं दे सकते। अब अगर फांसी हो गई तो अब लटका दिए जाएंगे झूले पे। क्लियर है, तो ये चीज होती है। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, पूरा सिनेरियो समझ में आया कि क्यों ये अपवाद में रखे गए। ठीक, दूसरा अपवाद देखेंगे, अनुच्छेद 105। 105 में क्या है, सांसदों को, जो मतलब आपके पार्लियामेंट के मेंबर है, सांसद, इनको सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये सदन में कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कानूनी कार्रवाई कोई भी नहीं की जाएगी। क्लियर, ये बात समझ में आई कि हाँ, नौकरी पाने के बाद भी पढ़ रहे हो, भाई पढ़ने की सीखने की उम्र नहीं होती है, बात ये है। वो एनटीपीसी का एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है, तो इतना बढ़िया उनका एग्जाम गया है, फर्स्ट पेपर सब फर्स्ट शिफ्ट में उनका एग्जाम था, आप लोग उनके पीछे पड़ गए हो। ठीक है, चलिए, चलो आगे आते हैं। तो अनुच्छेद 361 का अपवाद और अनुच्छेद 105 का अपवाद ये समझ में आ गया, क्लियर है बात। चलिए आगे आएंगे। ठीक है, तो आयुष और पीयूष नाम के दो धुरंधर भी क्लास में आ चुके हैं, इनका सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। ठीक है, ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वैसे, लेकिन अभी मैं पूछ लूंगा कोई क्वेश्चन तो बोलेंगे अभी रिवीजन नहीं किए हैं, है ना, तो इनके साथ बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिलहाल स्वागत है आयुष और पीयूष। चलिए आगे आते हैं, और कौन सा अपवाद है, अनुच्छेद 194। 194 में विधायकों को ये अधिकार दिया गया है कि वो विधानसभा और विधान परिषद में कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। क्लियर, उसके बाद अनुच्छेद 14, इसको उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और राजनयिक उन्मुक्ति, जैसे क्या हुआ, ये देखिए राजनयिक क्या होते हैं, ये एम्बेसडर्स होते हैं। क्या होते हैं, एम्बेसडर, राजदूत जिसको बोलते हैं, वो मोटरसाइकिल वाला नहीं जो पहले आती थी, राजदूत बोलते हैं। जैसे भारत में आप लोगों ने देखा होगा, तो सभी कंट्रीज की एम्बेसी होती है, क्या होती है, एम्बेसी होती है। हाँ बतावत है यार, सब समझे तब तो, बतावत तो है ये ही, है ना, तो एम्बेसी होती है। ठीक है, हर हर उसकी अपनी एम्बेसी होती है, और एम्बेसी में कौन रहते हैं, एम्बेसडर, है ना, कौन रहते हैं, एम्बेसडर, जिनको हम क्या बोल देते हैं, राजदूत। ठीक है, तो ये राजदूत जो होते हैं, और जो एम्बेसी होती है, ठीक है, जैसे भारत की भी एम्बेसी है बहुत सारे देशों में, और बहुत सारे देशों की एम्बेसी है भारत में। तो ये जो एम्बेसी होती है ना, ये विदेशी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे भारत की एम्बेसी मान लो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी है, तो अब कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति, है ना, बिना परमिशन के इस एम्बेसी में नहीं घुस सकता। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं घुस सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये विदेश में भारत की संपत्ति है। क्लियर, ठीक है, और सेम यही भारत में होता है। क्लियर, तो ये चीज होती है ना, तो ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, आगे बात क्लियर है। तो ऐसे ही जो विदेशी राजदूत हैं, या फिर जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं, इनको सबको भी छूट प्रदान की गई है। ठीक है, क्या प्रदान किया गया है, इनको भी छूट प्रदान की गई है। क्लियर, चलो आगे आते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए यहीं पर। ठीक, अब इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए भारत में क्या है, पहले दो सिद्धांत हैं, कौन कौन से, मनमानी का निषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने मन की नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे कानून हैं। और दूसरा है समानता,
यानी कि कोई भी व्यक्ति विशेष और वीआईपी नहीं है। क्लियर? तो ये दो चीजें यहां पर आती हैं, एक तो मनमानी का निषेध है, ठीक है, क्या है, एक मनमानी का निषेध है और दूसरा है समानता। ठीक है, क्या है, समानता। देखिए यहां पर समझिए इसको, मैंने क्या बताया था, एक लोग थे एवी डायसी, उन्होंने क्या दिया था, 3 सिद्धांत दिए थे रूल ऑफ लॉ के। कौन कौन सा दिया था उन्होंने, मनमानी शक्ति का निषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, और अगर वो उल्लंघन नहीं करता है तो उसको अन्य किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा। क्लियर? दूसरा एक था कानून के समक्ष समानता, ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि जितने भी लोग हैं वो कानून की नजर में, विधि की नजर में एक समान है। और तीसरा इन्होंने बताया था कि संवैधानिक अधिकारों की प्रधानता। ठीक है, क्या है, संवैधानिक अधिकारों की प्रधानता। ब्रिटेन में क्या है, अधिकार जो है वो न्यायपालिका से उत्पन्न है, लेकिन भारत में संविधान से उत्पन्न है। ठीक है, न्यायपालिका के अधिकार भी कहां से आते हैं, संविधान से आते हैं। तो भारत में ये पहला और दूसरा मनमानी मनमानी का निषेध और समानता, ये दोनों तो लागू होता है, लेकिन भारत में जो शासन है वो संविधान के आधार पर है, न्यायपालिका के आधार पर नहीं है। तो कानून का शासन जो है ये आपको समझ में आ गया कि भारत में कौन सा है। क्लियर? अब इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, इसको समझना, 1975 में आप सबको पता है इलेक्शन हुआ था। क्लियर? ठीक है, इस चुनाव में क्या हुआ था, इस चुनाव में इंदिरा गांधी के विरुद्ध में राजनारायण एक व्यक्ति हैं, ये चुनाव में खड़े थे। ठीक है, कहां खड़े थे ये, चुनाव में खड़े थे। क्या नाम है इनका, राज नारायण। तो इंदिरा गांधी को लगा कि वो चुनाव हार सकती हैं, तो जब उनको लगा कि वो चुनाव हार सकती हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ गलत काम किए। जैसे चुनाव में फर्जी वोटिंग हो जाती है ना, ठीक है, क्लियर? तो वो सब उन्होंने किया, फाल्स वोटिंग करवाई, बूथ बूथ पे जो इधर उधर से मिली भगत होती है वो सारी चीजें उन्होंने करवाई, क्योंकि वो उसके पहले प्रधानमंत्री थी। तो भाई प्रधानमंत्री अगर हार रहा है अपनी सीट से तो उसको तो मतलब दिक्कत होगी ही ना। ठीक है, तो ये चीज होती है। क्लियर? तो यहां पर ये बताया गया कि देखो भाई क्या है कि ये इन्होंने फिर ये मतलब गलत तरीके से ये चुनाव जीत जाती हैं। राजनारायण कोर्ट चले जाते हैं, और जब ये कोर्ट चले जाते हैं तो वहां पर जब केस होता है तो कोर्ट क्या बताता है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो विधि का शासन है ना, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक मैं अभी अपडेट कर देता हूं, आलोक सर ऑफिशियल नाम से सर्च करने पे भी आ जाएगा, और टेलीग्राम पे वैसे भी मिल जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। एक मिनट में अब चेक ही कर लेता हूं, जब याद दिलाया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कहाँ मिलेगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, बस एक मिनट देना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको अपडेट कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि कहां से हो रहा है ना, ये समझ में आ गया था। अब इसमें एक चीज और है, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो सबको ये पता चल गया कि भाई साहब इंदिरा गांधी गड़बड़ कर चुकी हैं। तो उसी टाइम क्या हुआ था, आप लोगों को पता होगा, 1975 में इमरजेंसी आई थी, याद है, क्या आया था, इमरजेंसी आई थी। और इमरजेंसी क्या आई थी, जिसमें सभी जो बड़े बड़े नेता थे उनको क्या किया गया था, उनको ले जाके बंद कर दिया गया था, कहां पे, जेल में। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ? चलो, तो यहाँ पर मैंने लिंक डाल दी है, आप लोग यहाँ कमेंट से आप लोग ज्वाइन करने वाले ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्वाइन करके वापस क्लास में आ जाना है। क्लियर? किसी को ओ, ओ
क्लियर है? तो किसी को भी अगर दिक्कत हो तो ये लिंक है, इस ज्वाइन करके वापस आ जाना, ठीक है? क्लियर? फालतू वाले काम मत करना कि पता लगा लिंक मिली है भाग गए। क्लियर है ना? तो यहीं पर फिर इमरजेंसी लगाई गई थी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे क्या है? अनुच्छेद 15 है। अब अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि कुछ आधार हैं। कितने? 5। ठीक है? 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है? किसका निषेध किया गया है? भेदभाव का। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो व्यक्तियों से इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है धर्म। ठीक है? धर्म होता है, फिर जाति होती है, फिर लिंग होता है, ठीक है, फिर मूल वंश होता है, और फिर जन्म स्थान होता है। क्लियर? कौन सा? जन्म स्थान। यानी कि भेदभाव किन किन आधार पर नहीं होगा? कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, व्यक्ति की लिंग क्या है, उसका वंश क्या है, या फिर वो कहाँ पैदा हुआ है। हाँ, भागने नहीं देना है। मेरा एग्जाम हो गया है, अब किसी को भी भागने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, किसी को भी भागने नहीं देना है भाई। बाकी दोनों चैनल पे बराबर क्लास चल रही है, एग्जाम स्फीयर पे भी चलती है, यहाँ पे भी। और आप लोगों के लिए जरूर अनाउंसमेंट है, कल 10 AM, ठीक है, कल 10 AM वीकली करंट अफेयर, पूरे हफ्ते का। ठीक है? पूरे हफ्ते का करंट अफेयर आपके मेरे वाले चैनल पे एग्जाम स्फीयर पे, तो वहां पर भी जुड़िएगा आके। ठीक है? 10 बजे पूरा हफ्ते का करंट अफेयर, और बहुत शानदार तरीके वाला। ठीक है? चलिए, तो अब देखिए, अनुच्छेद 15 आपको पता चला कि कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। कौन कौन से? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। क्लियर? यानी कि किसी व्यक्ति का धर्म क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी कैसे भी क्लास ले लीजिए, आपने सहूलियत के हिसाब से क्लास कीजिए। ठीक है? तो हाँ, अब टेलीग्राम का लिंक दिया है, ये सब लोग ज्वाइन कर लेना दोस्त, है ना? ये सब लोग जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। क्लियर? वहां पे मैं सब कुछ डालता रहता हूँ। ठीक है? हाँ, न बिना नहाए भी आओगे तब भी चलेगा भाई, मंदिर नहीं आना है। ठीक है? क्लियर? तो बिना नहाए भी काम चल जाएगा। हो सकता है मैं बिना नहाए ही पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये पता चला। अब अनुच्छेद 15(1) क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 15(1) प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध, ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ये क्या है? नागरिक। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अधिकार ऐसे हैं, ये 5 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको दिए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। क्लियर? क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। क्लियर है ना? ये चीज है। ठीक है? तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया है? नागरिक। लेकिन फिर ध्यान देना क्या लिखा है? केवल, है ना, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है? यानी कि और जो आधार हैं उस पर भेदभाव हो सकता है। ठीक है? और आधार कैसे? जैसे देखिए, जैसे क्या हो सकता है? लंबाई चौड़ाई पे भेदभाव कर सकते हो, मोटाई पे भेदभाव कर सकते हो, है ना, आर्थिक स्थिति पर भेदभाव कर सकते हो, लेकिन 5 आधार, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। क्लियर हो गई बात? अब आएंगे अगला 15(2). अब 15(2) ये बताता है कि जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान क्या होता है भाई? सार्वजनिक स्थान होता है जैसे होटल वगैरह हो गया, है ना, क्या हो गया? होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, कुआं, नलका, तालाब, नदी, ये सब क्या होते हैं? सार्वजनिक स्थान होते हैं। तो इन सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या है? भेदभाव नहीं होगा। क्लियर? किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? ये बात पता चल गई?
15(2) में क्या है, किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों या सुविधाओं तक पहुंचने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई कुआं है ना, कुआं है। अब देखिए ये जो भेदभाव है ये राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए है। ना तो राज्य भेदभाव करेगा और ना ही कोई व्यक्ति। मान लीजिए अब एक कुआं है, तो पहले प्राचीन काल में यही होता था कि कुएं पर सवर्ण जो है वो जाके पानी पीते थे, लेकिन जो मतलब एक तरह से निचली जातियां थी, उनको वो लोग क्या बोलते थे, आप हमारे कुएं का पानी नहीं पियोगे, हमारे घड़े से पानी नहीं पियोगे। ये सारे भेदभाव थे। तो इसी को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15(2) लाया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया, सभी चीजें जैसे राजनिधि द्वारा पोषित कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल हैं जैसे पार्क हो गया, है ना। अब पार्क में कोई भी व्यक्ति जाके टहलेगा, आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि तुम फला जाति के हो भागो, या फिर जन्म स्थान के आधार पर अब आप जाके मुंबई के पार्क में घूम रहे हो, तो कोई आके ये नहीं बोलेगा कि तुम तो यूपी में पैदा हुए हो, भागो यहां से, ये मुंबई का पार्क है। क्लियर, ये सारी चीजें। सर हम लखनऊ में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। देखो दोस्त, अगर बहुत पैसा है, एकदम उड़ाना ही चाहते हो, तो घर के बाहर निकल के पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर चाहते हो कि शांति से पढ़ो, तो अगर घर में डिस्टरबेंस होता है तो लाइब्रेरी चले जाओ, आजकल हर जगह ये सुविधा है। घर जाके मतलब लाइब्रेरी जाके आराम से अपना 12-13 घंटे पढ़ो। देखिए 10 से 12 घंटे की पढ़ाई एनफ है। अगर इससे ज्यादा पढ़ रहे हो तो एक दिन पढ़ते पढ़ते ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाओगे। क्लियर, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई ही इफेक्टिव होती है। इससे ज्यादा की पढ़ाई अगर आप करोगे तो सब बाउंसर होता है। हालांकि जब पेपर पास आ जाए तब ज्यादा कर सकते हो। देखो लखनऊ के ही हो तब भी, है ना, लखनऊ के ही हो तब भी अगर ऑनलाइन सुविधा है, ठीक है, कोई बैच ले लो, है ना, आप बैच ले लीजिए कोई बढ़िया, आराम से सीक्वेंस में क्लास कीजिए। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन आप मान लीजिए ऑफलाइन आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ऑफलाइन आप जा रहे हो, 2 दिन आप बीमार हो गए, क्लास मिस हो गई, है ना, तो क्लास मिस होने पर फिर आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, उस टीचर के द्वारा वही क्लास आपको नहीं मिलेगी, है ना। अगर हाइब्रिड बैच है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तब तो बढ़िया है। क्लियर, ये चीज होती है। ऑनलाइन सबसे सही रहता है ना, ऑनलाइन सबसे सही होता है, क्लास मिस हो गई रिकॉर्डेड देख लेंगे, है ना, ये चीज होती है। बाकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी इच्छा है, आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो मैं सलाह दे रहा हूं। ठीक है, हाँ यूट्यूब पे इतना एनफ है ना, इतना एनफ है कि आप बिना 1 रुपया खर्चा किए पढ़ सकते हो। बस कोई बैच लेने से ये हो जाता है कि आपको मतलब एक अरेंज वे में सब चीज मिल जाती है। यूट्यूब पे थोड़ा ढूंढना भटकना पड़ जाता है, बस और कुछ नहीं है। अब मैं जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी बैच में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, फ्री है। ले और ये मतलब ऐसी क्लास है कि मैं अभी परसों नरसों नागरिकता के एमसीक्यू करवाया था, क्वेश्चंस। आप पिछली क्लास अगर जाके देखोगे, वो उस पे थंबनेल पे ही टेस्ट लिखा होगा, सिटीजनशिप टेस्ट, उसको आप देखोगे तो आप जाके देखोगे मैं यूपी पीएससी यानी कि पीसीएस के क्वेश्चंस लेके आया था, और सारा क्वेश्चन जो था, जितना क्वेश्चन था, जितना मैंने पढ़ाया था उसमें से ही था वो सारा क्वेश्चन। तो मैं खुद इतना डीप में जाके पढ़ा देता हूं कि अगर कोई यूट्यूब से भी पढ़ना चाहे ना, तो उसको फिर अलग से बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस लेवल पर लेके जाता हूं, क्योंकि अगर देखिए अगर पढ़ा रहे हो ना तो फिर उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि कोर्स में अच्छा पढ़ाएंगे, पेड है वो, फ्री में है तो ऊपर ऊपर से हवा दे के निकल जाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। और अगर कोई टीचर ये चीज करता है तो फिर वो टीचर नहीं है, वो धंधा कर रहा है। क्लियर, फिर वो टीचर अपने आप को वो टीचर नहीं बोल सकता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। चलो
आगे आएंगे। तो ये आपको 15(2) समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। आते हैं 15(3) पर। अब 15(3) क्या है, ये थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद कैसे है, क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 15 में बताया गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या बताया गया था, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 5 आधार थे ना, धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, तो ये चीज थी। अब लिंग के आधार पर जब भेदभाव नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसीलिए अपवाद बना। एक अपवाद क्या आया कि राज्य अगर चाहे, है ना, राज्य अगर चाहे तो महिला और बच्चों के लिए, ठीक है, क्या है, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्यों, क्योंकि बच्चों को और महिलाओं को थोड़ा सा जैसे हम गांव में क्या बोलते हैं, सुकुआर माना जाता है ना। तो ये चीज होती है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। आजकल महिलाएं भी मतलब काफी तेज हैं, बोलने लगे तो पुरुषों के भी आगे हो जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है, क्लियर है ना। तो क्या हुआ कि बोला गया कि देखो, राज्य अगर चाहे तो किसी महिला के लिए या फिर महिला वर्ग के लिए या फिर बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे महिलाओं का दिल कोमल होता है ना। आप किसी महिला के आगे रो के 50 रुपया मांग लो कि दे दीजिए आंटी जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, तो बहुत मतलब एकदम जंडाइल वाली नहीं हुई तो दे देगी। लेकिन मर्दों के आगे मांगो ना, तो तुम्हारे आगे गुटखा खा के थूक देगा, लेकिन 5 रुपया नहीं देगा। तो ये चीज होता है, महिलाएं कोमल हृदय की होती हैं, इसीलिए देखो, माँ की ममता होती है और बाप का जूता, क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है ना, ये चीज है, क्लियर। चलो बढ़िया, तो ये समझ में आ गया। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का बात हुआ कहां पर, 15(3) में। हाँ अलग है, लेकिन अब अवधि बोलेंगे तो सबको पूरी चीज समझ में नहीं आएगी ना। मैं बीच बीच में थोड़ा सा जब फ्लो में आता हूं तो वो निकलती है बस, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। आगे 15(4), अब 15(4) समझना दोस्त। 15(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। कहां पर, कहां पर, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से, ठीक है। ऐप में ऑनलाइन में 30 मिनट उधर और पंचायत 30 मिनट पढ़ाते हैं। नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो 15(4) में किसकी चर्चा की गई, आरक्षण की, ठीक है। अब यहां से जो आप लोग आज आरक्षण देखते हैं, धीरे धीरे उसकी नींव पड़ी। जब नींव पड़ी, यहां पर प्रावधान क्या किया गया अनुच्छेद 15(4) में, कि जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक है, यानी कि सोशली और कौन सा, एजुकेशन से, ठीक है, इसमें अगर पिछड़े हैं, है ना। और इसमें कौन कौन रखा गया, एससी और एसटी, इसको रखा हमने, एससी और एसटी को रखा, ठीक है। इनकी उन्नति के लिए कुछ प्रावधान करने का यहां पर विचार दिया गया। और इसी के बाद आया अनुच्छेद 15(5). कौन सा आया, 15(5) आया। 15(5) में बोला गया कि जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान होंगे, ठीक है, और प्राइवेट, कौन से, शैक्षणिक और प्राइवेट, ठीक है, जो संस्थान होंगे, है ना। तो जो शैक्षणिक संस्थान होंगे, वहां पर एससी और एसटी वर्ग के लिए क्या दिया जाएगा दोस्त, आरक्षण दिया जाएगा। और बाद में इसमें ओबीसी भी जोड़ दिया जाता है, कब, मंडल आयोग के बाद। तो अभी आप आगे मंडल आयोग भी पढ़ोगे, ठीक है। मैं इतना पढ़ा दे रहा हूं कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर जो पहली क्लास से लास्ट क्लास तक देखेगा, वो पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, चाहे फैक्ट वाला हो चाहे कॉन्सेप्ट वाला हो। आपको अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी
तो आप पीसीएस मेंस का क्वेश्चन उठा के आंसर लिख सकते हो, इस लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो 15.5 आपको समझ में आया कि नागरिकों को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि जो एससी एसटी हैं उनके लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पर क्या होगी, आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कहां पर, आपके शैक्षिक संस्थानों में। क्लियर, जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे। अब आप देखोगे आईआईटी में आरक्षण है एडमिशन में, आईआईएम में आरक्षण है। आप कोई एग्जाम देते हो, है ना, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, अभी नौकरी वाली बात अनुच्छेद 16 में करेंगे। कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, आपने आईआईटी दिया या फिर बीएड बीटीसी का हो गया या फिर आपने जेई दिया, तो इसमें सब में क्या होता है, सबकी कट ऑफ अलग आ जाती है। एससी की अलग, एसटी की अलग, ओबीसी की अलग, है ना, ये चीज होता है। मिश्रा, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है आपके एसजीपीजीआई में? एसजीपीजीआई में कौन है भाई? ये संजय गांधी वाला पीजीआई क्या, लखनऊ वाला? अच्छा, तो ये चीज होती है, ये समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलो आगे। फिर अब यहां देखना, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अनुच्छेद 15 छा। सबसे पहले तो ये समझना है कि जोड़ा कब गया। तो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए, ये कमेंट में नहीं पढ़ सकता हूं, आगे आते हैं। तो ठीक है, चलिए, तो 15/6 में क्या जोड़ा गया, आप लोगों को पता होगा 2019 में बहुत धरना वरना हुआ था आरक्षण वारक्षण के लिए। तो इसमें फिर आया था कि जो ईडब्ल्यूएस हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, है ना, और इसमें जो सामान्य वर्ग है उसको शामिल किया गया। किसको, सामान्य वर्ग को। तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लाया गया कितना, 10%। 10% का आरक्षण दिया गया। किसको, आरक्षण दिया गया यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ठीक है, तो इनको भी क्या किया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं इनको भी शैक्षणिक संस्थानों में क्या दे दिया हमने, रिजर्वेशन दे दिया। क्लियर हो गई बात। तो अनुच्छेद 15(1) से 15(6) तक आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए, 16 कर लें या 16 कल करें? 48 हो गया, 10 मिनट बचा है। 10 मिनट में तो 16 नहीं हो पाएगा, बहुत है। इतना है कि पूछो मत, यहां तक है। तो अभी इसमें इंदिरा साहनी वाला भी केस है। हाँ, एक चीज आप यहाँ पर समझ लीजिए, चंपकन दोराई राजन केस। ठीक है, कहां पर समझेंगे इसको हम लोग, यहां पर समझेंगे। जब अनुच्छेद 15(4) में और 15(5) में, 15(5) जो है, एक बार इसको देखिएगा, या तो ये 93वां संविधान संशोधन है या तो ये 91वां है। अब यहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तो कंफर्म कर लीजिएगा। एक केस हुआ था जिसका नाम था चंपकम, बड़ा खराब नाम है, चंपकम दोराई राजन। ठीक है, क्या हुआ था, चंपकम दोराई राजन का केस हुआ था। तो यहां पर समझना, ये हुआ था शैक्षणिक संस्थान में रिजर्वेशन को लेके। ठीक है, किसको लेके, शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण। देखिए, हुआ क्या था, दरअसल हुआ ये था कि चंपकम दोराई राजन का मद्रास में एक कॉलेज में एडमिशन होना था। ठीक है, मद्रास में एक एडमिशन होना था कॉलेज में, और वहां पर इनके एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्लियर। ठीक है, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपनी अपनी क्लास है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये अपना परिवार है, सब लोग अपने हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई बेइज्जती और शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार पहले सब लोग कमेंट करके बताना कि टेलीग्राम सबका ज्वाइन हो गया, है ना। क्लियर। तो इनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है, तो ये कोर्ट चली जाती हैं, है ना। ये कोर्ट चली जाती हैं कि हमें एडमिशन यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया जब सीट खाली है तब। ठीक है, हाँ जी, चलो, 93वां संविधान संशोधन है, फिर कंफर्म है, क्लियर है। ठीक है, तो मैंने बताया था या तो वो 93वां है या तो 91, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। चलिए,
तो यहां पर फिर अनुच्छेद 15(5) आता है और 15(5) फिर जोड़ा जाता है 93 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और फिर यहां क्या बताया जाता है? यहां बताया जाता है कि निजी और सरकारी और मान्यता प्राप्त और एडेड, मतलब जितने भी प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं, कौन से? उच्च शिक्षण संस्थान, जैसे किसी में इंजीनियरिंग हो गई, एमबीबीएस हो गया, डॉक्टरी, पॉलिटेक्निक, ये क्या है? मतलब जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बातें की जाती हैं, वो संस्थान। तो ऐसे संस्थानों पर क्या होगा? एससी और एसटी वर्ग को एडमिशन में आरक्षण दिया जाएगा। ये पूरा कहां पर हुआ था? चंपकन दुराई राजन केस में। क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर। अब यहां तक हम क्लास को करते हैं, क्योंकि अगर 16 स्टार्ट करेंगे तो 8 मिनट में 16 कंप्लीट नहीं होगा, और फिर आधा आज पढ़ाऊं आधा कल पढ़ाऊं, फिर मजा नहीं आएगा, है ना? तो इसको कल करेंगे। क्लियर? ठीक है, कोई लोग गुस्सा तो नहीं है? किसी को कोई नाराजगी नहीं? चलिए बढ़िया। चलो फिर एक बार सब लोग बताओ, टेलीग्राम ज्वाइन हो गया? और अगर टेलीग्राम ज्वाइन हो गया है तो अभी थोड़ी देर बाद इसकी आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। और जो लोग एनालिसिस वाला बता रहे थे, आपको एनालिसिस की पीडीएफ वहां जाके डाउनलोड कर लेना, एनटीपीसी की। अभी जिसका एग्जाम नहीं हुआ है और आने वाला है, वैसे हो जाएगी। ठीक है, वैसे आज की क्लास में धन्यवाद, अगर मजा आया तो। वैसे मजा डेली आता है, जो लोग जुड़ेंगे उनको मजा बराबर आएगा। ठीक है, चलिए तो टेलीग्राम दोस्त जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब कोई क्लास शुरू होती है तो मैं वहां पे उसकी लिंक डाल देता हूँ। क्लियर? चलिए, तो अब टाटा बाय बाय कर लिया जाए, है ना? ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ वाली मुलाकात होगी मंडे को। ठीक है, कहाँ कब होगी? अब मंडे को मुलाकात होगी। कल संडे है, कुछ पर्सनल काम निपटाएंगे, उसके बाद सोमवार को अपनी मेल मुलाकात होगी। क्लियर? चलिए फिर, अब टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।